रोड पर कोई फूड स्टॉल हो, सब्जी वाले का ठेला हो, दुकान हो, या फिर कोई शॉपिंग मॉल हो, कहीं पर भी और कभी भी और कितने भी ज़्यादा का अमाउंट पे करना हो तो हम बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड में यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करवाने के लिए कोई अपना क्यूआर कोड दिखा देता है तो कोई अपना नंबर बता देता है। इतनी आसानी से लेन देन की व्यवस्था आपको सिर्फ भारत में ही मिलती है, वो भी इतने आसान तरीके से। और इसका क्रेडिट जाता है एनपीसीआई द्वारा बनाए गए सिस्टम यूपीआई को। आज आपको मैं इसी के बारे में बताऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कैसे इसने भारत को दुनिया के मानचित्र पर स्थापित कर दिया। एनपीसीआई के एमडी मिस्टर दिलीप असबे ने 18 फरवरी 2024 को एक कार्यक्रम में कहा कि अगर एनपीसीआई का तामझाम मुंबई में नहीं होता तो शायद यूपीआई सिस्टम कभी बन ही नहीं पाता। जब मैंने मिस्टर दिलीप असबे के इस स्टेटमेंट को पढ़ा तो मेरा मन हुआ क्यों ना यूपीआई की पूरी जर्नी को जाना जाए। तो आज बस इसी पर बात करेंगे। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक ऑनलाइन पेमेंट्स सिस्टम है जिसे आरबीआई के ही एक ऑर्गेनाइजेशन एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, जिसे अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था। यूपीआई के जरिए ग्राहक एक ही जगह से जिस भी खाते से चाहे किसी दूसरे के खाते में पैसे भेज सकते हैं। यूपीआई की सबसे बड़ी खासियत है इंस्टेंट पेमेंट, यानी इधर पैसे आपके खाते से कटे और उधर दूसरे के खाते में क्रेडिट हो गए। लाखों का ट्रांजैक्शन, वो भी चंद सेकंड्स में। सवाल उठता है कि मनी ट्रांसफ़र के लिए पहले से ही बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी वगैरह। फिर यूपीआई ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया जहाँ इसे लाने की ज़रूरत पड़ी क्यों? ये जानने के लिए हमें ज़रा इंडिया में मनी ट्रांसफ़र के सफ़र को समझना पड़ेगा। 1990 में आरबीआई ईसीएस लेके आया था, जिसका इस्तेमाल अमूमन सैलरी या फिर पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता था। वो आम लोगों की पहुंच के लिए उतना ज़्यादा आसान नहीं था। फिर आरबीआई 2004 में आरटीजीएस लेके आया। इसे बड़ी रकम को सीधे खातों में भेजने के लिए लाया गया। तुरंत पैसे भेजने का मकसद तो इससे सज रहा था, मगर इसके पेमेंट सिस्टम में काम आने वाली टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी थी। इसलिए आरबीआई ने तय किया कि आरटीजीएस का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं लोगों को करने दिया जाएगा जिन्हें 2 लाख से ऊपर के ट्रांसफ़र करने हों। फिर आरबीआई को लगा कि अगर जिन लोगों को 2 लाख से कम का ट्रांजैक्शन करना हो उनका क्या, तो उनके लिए भी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। और इस तरह 2005 में आया एनईएफटी। इसमें रकम पर तो कोई पाबंदी नहीं थी, मगर पैसे ट्रांसफ़र होने में 1 घंटे तक का समय लगता था, यानी ये ट्रांसफ़र तुरंत नहीं होता था। आरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट और एडवांस बनाने के लिए 2010 में आईएमपीएस सिस्टम लाया। आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिससे पैसे तुरंत ट्रांसफ़र हो जाते थे। आईएमपीएस को बनाने का काम भी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने ही किया था। आगे बढ़ने से पहले ज़रा एनपीसीआई के बारे में भी जान लेते हैं। आरबीआई ने ही 2008 में एनपीसीआई को एक नॉन प्रॉफिट कंपनी की तरह बनाया था। एटीएम के जरिए पैसों के ट्रांसफ़र का काम भी एनपीसीआई ही देखती है। इसी संस्था ने आगे जाकर यूपीआई को भी लॉन्च किया। एनपीसीआई के बारे में जान लिया, अब वापस लौटते हैं। मनी ट्रांसफ़र के इतिहास में आईएमपीएस आ गया था। खातों में पैसे सेकंड्स में ट्रांसफ़र होने लगे थे, मगर इसमें अब भी एक पेच था। अभी तक जो भी पेमेंट्स सिस्टम्स आए थे वो आपसी लेन देन के लिए ही ज़्यादा सुविधाजनक थे, माने खरीदारी जहाँ कहीं कोई बिल चुकाना हो। इन तमाम चीज़ों के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अभी भी बहुत मुश्किल टास्क था। 1 रुपया भी अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना होता था तो ज़माने भर की डिटेल भरनी होती थी, जैसे कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच का नाम क्या है, अकाउंट होल्डर का नाम वगैरह वगैरह। इतना करने के बाद बैंक इन जानकारियों को पहले जांचता था, परखता था, तब जाकर उसे एक रिसीवर के तौर पर रजिस्टर करता था। फिर कहीं जाकर आप उस खाते में कोई पेमेंट कर सकते थे। यूपीआई ने इस पूरे तामझाम को ही ख़त्म कर दिया। यूपीआई आने के बाद पैसे भेजने के लिए बैंक खाता, खाताधारक का नाम, आईएफएससी कोड जैसी कोई भी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी।
एनपीसीआई ने इन सभी डिटेल्स की जगह एक सिंगल आईडी दे दी, जिसे वर्चुअल पेमेंट्स एड्रेस कहा जाता है। यूपीआई करते समय जो हम आईडी एक दूसरे को देते हैं वही वर्चुअल पेमेंट्स एड्रेस यानी कि वीपीए कहलाती है। यूपीआई पेमेंट के लिए इसी वर्चुअल पेमेंट्स एड्रेस का इस्तेमाल होता है। 2016 में यूपीआई सिस्टम लॉन्च होने के बाद से आज इसकी पॉपुलैरिटी गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। आंकड़ों को देखें तो वित्त वर्ष 2016-17 यानी कि जिस साल यूपीआई लॉन्च हुआ था उस समय यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 1.8 करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 8,375 करोड़ हो गई, यानी 6 सालों में करीबन 4,653 गुना का इजाफा। ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र की कहानी समझते हुए मुझे यूपीआई की पॉपुलैरिटी के पीछे 3-4 प्रमुख वजहें पता चली। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट तो जो जाता है वो है यूपीआई पेमेंट की सुविधा। एक बार यूपीआई आईडी बन गई, बस फिर पिन डालो और पेमेंट डन। ये आप खुद ही समझते होंगे कि यूपीआई से पेमेंट करना कितना आसान है। इसके बाद जो कोई अन्य वजहें हैं उनमें एक है आधार कार्ड। दरअसल आधार कार्ड बनने के बाद से बैंक खाता खोलने का काम काफ़ी आसान हो गया। इस तरह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले जो संभावित यूजर्स से उनका बेस बढ़ा, उनकी तादाद बढ़ी। टियर 2-3 यानी कि छोटे शहरों में यूपीआई को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली है, क्योंकि इन जगहों पर बैंक और एटीएम उतनी बड़ी संख्या में या फिर उतनी आसानी से आसपास नहीं मौजूद हैं जितने कि बड़े शहरों में। इसलिए हर वक्त कैश निकाल कर रखना काफ़ी मुश्किल होता है। मगर जब यूपीआई आया तब उसने इस दुविधा को ख़त्म कर दिया। अगली बड़ी वजह दिखती है सस्ते स्मार्टफोन्स और सस्ता इंटरनेट। आज से 10 साल पहले स्मार्टफोन जैसे शब्द ज़्यादातर लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में ये हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। जैसे जैसे लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आएंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संख्या बढ़नी तय है। इसके अलावा यूपीआई पेमेंट्स करने वाले ग्राहकों को किसी ट्रांजैक्शन के लिए एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होती है। दुकानदारों से ज़रूर इंटरचेंज फीस के नाम पर कुछ रकम ली जाती है, मगर ये भी अन्य यानी कि बाकी के पेमेंट मोड के मुकाबले काफ़ी कम है। फीस पर यह समस्या नहीं थी। पहले पेमेंट लेने के लिए दुकानदारों को स्वाइपिंग मशीन यानी कि जिसमें कार्ड स्वाइप करते थे वो भी खरीदना पड़ता था, वो भी बहुत महंगा आता था। लेकिन यूपीआई आने के बाद से दुकानदार सिर्फ एक क्यूआर कोड रख कर ही आराम से लाखों करोड़ों तक की पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ये तो हो गई पॉपुलैरिटी की वजहों पर बात। 2016 में शुरुआत के करीबन 8 साल बाद यूपीआई के फीचर भी काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। पहला फीचर है हेलो यूपीआई। इस फीचर के जरिए ग्राहक बोलकर भी यानी आवाज़ से बोलकर यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। फिलहाल ये सुविधा हिंदी और इंग्लिश भाषा में उपलब्ध है। दूसरा फीचर है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। अभी तक यूपीआई के जरिए सिर्फ डेबिट पेमेंट ही हो सकती थी, यानी खाते से पैसा कट पाता था। लेकिन अब ग्राहक यूपीआई के जरिए बैंकों से क्रेडिट भी उठा सकते हैं। छोटे और दूर दराज के इलाके के लोगों के बीच यूपीआई को लेकर सबसे बड़ी समस्या इंटरनेट कनेक्टिविटी की आ रही थी। इसे सुलझाने के लिए यूपीआई लाइट शुरू किया गया है। यूपीआई लाइट ग्राहकों को टेक्स्ट मैसेज के जरिए ही यूपीआई से पैसे भेजने और रिसीव करने की सुविधा देता है। यह सिस्टम कितना सुरक्षित हो चुका है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ ही महीनों पहले गूगल ने अमेरिका के सेंट्रल बैंक को सुझाव दिया था कि उसे भी यूपीआई जैसा कोई सिस्टम लेकर आना चाहिए। यूपीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं है। विदेशी मीडिया में भी यूपीआई को खूब वाहवाही मिली है। भारत के केंद्रीय बैंक ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यूपीआई सर्विस की शुरुआत की थी, जो आज सैकड़ों बैंकों और दर्जनों मोबाइल पेमेंट्स ऐप्स को यह सर्विस दे रहा है, वो भी बिना किसी फीस के। भारत का यूपीआई सिस्टम आज सिर्फ डोमेस्टिक वाहवाही तक ही सीमित नहीं है। अब भूटान, नेपाल, फ्रांस, यूएई, श्रीलंका, मॉरिशस, सिंगापुर में यूपीआई से पेमेंट हो रही है और कई देश एनपीसीआई से यूपीआई की टेक्नोलॉजी लेने के लिए संपर्क में बने हुए हैं।
अपने करीबन 8 सालों के सफ़र में यूपीआई ने जो आज मुकाम हासिल कर लिया है, जब भी भारत की उपलब्धियों की बात होगी उनमें यूपीआई को ज़रूर जगह मिलेगी। हालांकि तमाम इनोवेशन की तरह ही यूपीआई सिस्टम के सामने भी अपनी चुनौतियां हैं। यूपीआई की टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी तक कोई बड़ा अपडेट नहीं हुआ है। जिस हिसाब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, मुमकिन है कि आने वाले समय के दिनों में मौजूदा यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम उतने ट्रांजैक्शंस का लोड ही ना उठा पाए। इसके अलावा कुछ लोग यूपीआई पेमेंट में सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठाते रहते हैं, चिंता जताते रहते हैं। अगली बड़ी समस्या ट्रांजैक्शन फेलियर की है। वैसे तो ज़्यादा मामलों में ट्रांजैक्शन फेल होने पर पैसे खुद ब खुद वापस आ जाते हैं, मगर कई बार पैसे फंस भी जाते हैं। फिर समझ नहीं आता इस फेलियर के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। हालांकि अब तक शिकायत के निपटारे के लिए फिनटेक ऐप हो या फिर एनपीसीआई की वेबसाइट, सभी पर शिकायत के लिए एक सिस्टम बना दिया गया है, जहां पर आप जाकर अपने फेल्ड ट्रांजैक्शन से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको जब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल जाए।